हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स ग्रुप फॉर JRF। सो गाइस, मेरा नाम है वंदना राघव और मैं एज अ कॉमर्स एजुकेटर कॉमर्स ग्रुप टीम के साथ जुड़ी हूँ। और ये कुछ मेरी क्वालिफिकेशन है जो भी मैंने आज तक अचीव किया है वो मैं आप तक ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ इसी माध्यम से हम आपसे कुछ सीखते चलें और आपको कुछ सिखाते चलें, ऐसा मेरा कुछ पर्पस है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूँ तो इससे ज़्यादातर इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे मैचिंग कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, या ऊपर कोई आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है और उस नीचे उसमें पूछ लिया जाता है कि ये कौन अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। तो आइए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को समझते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये कहाँ से आए, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं ये हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं, या हम इसे बेसिकली यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। इसका जो पर्पस होता है वो होता है कि हमारे अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी लाना। हमें ये बनाने क्यों पड़ते हैं, क्या रीजंस है जिसके लिए हमें बनाने पड़ते हैं, ताकि सभी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो जिसकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है सभी कंपनी की, वो सबके यूनिफॉर्म हो सके, ट्रांसपेरेंसी हो सके, कंपेयर कर सके हम अदर कंपनी से अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और ये रिलायबल हो सके। ये सब इसके रीजंस होते हैं, इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त अकाउंटिंग प्रिंसिपल का प्रयोग किया करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड वे है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इसी के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है। इससे क्या होता है कि हमारी क्लैरिटी बढ़ती है, ओपननेस बढ़ती है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर तक काफ़ी अच्छी तरीके से हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेरिजन करने में हमारी हेल्प करती है अलग अलग कंपनियों से। तो हमारा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको हम पृथक अस्तित्व की अवधारणा भी कहते हैं। इसकी मान्यता ये है कि एक बिजनेस और एक ऑनर दोनों एक अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, क्योंकि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन मान सकते हैं हम, और ओनर उसका एक अलग होता है। तो इस अवधारणा के अतिरिक्त हम ये कहते हैं कि अगर ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई खर्चे किए हैं, जैसे कि मान लो अगर उसने अपने लिए पर्सनल कार निकाली, तो हम उसको बिजनेस की स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसने बिजनेस से रिलेटेड कोई खर्चे करे हैं, मान लो उसने बिजनेस से रिलेटेड कोई लैंड खरीद ली, कोई मशीनरी खरीद ली, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारी कौन सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बात करता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बात करता है। काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है। तो जब कोई मान लो एक इसका एग्जांपल ये भी है, अगर मान लो ओनर ने अपनी कैपिटल बिजनेस में लगाई, तो बिजनेस का ये इंटरनल लायबिलिटी बन जाती है कि वो पहले ओनर ने जितनी भी कैपिटल लगाई है उसको उसको वापस करे। ये इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट भी इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट आती है हमारी मनी मेजरमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का पर्पस ये होता है कि हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी में मेजरेबल होंगी। अगर जो अमाउंट जो भी ट्रांजेक्शन अगर हमारी मनी में मेजरेबल नहीं है तो उसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि अगर हमने 10,000 रुपए की सेल्स की तो हम 10,000 रुपए रिकॉर्ड करेंगे। मान लो किसी एम्प्लॉय की स्किल या मोरल है तो उसको हम पैसे में वैल्यू नहीं कर सकते उसकी, तो इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारा जो व्यवसाय है, जो भी हमारा बिजनेस है, वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करेगा, मतलब इन्फिनाइटी उसकी लाइफ होने वाली है। ठीक है। तो जैसे कि हम किसी असेट्स का वैल्यूएशन करते हैं तो हम इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं। डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो भी हम इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल, जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस वैल्यू पर हमने कोई गुड्स परचेज किया है या कुछ खरीदा है, हम उसको उसी वैल्यू पर दिखाएंगे जिस वैल्यू पर वो हमने ली थी। ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाएंगे उसको। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इससे वैल्यूएशन ऑफ असेट्स करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और जो ओरिजिनल कॉस्ट है हम उसी को करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मार्केट में जितने भी चेंजेस होते हैं उसको इग्नोर किया जाता है। कहाँ गए? हाँ, तो इसमें जितने भी मार्केट में जितने भी चेंजेस होते हैं उसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन कंसिस्टेंसी बिजनेस को रखने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। और इसमें जितने भी हमारे इन्फ्लेशन वाले जो हमारे इफेक्ट होते हैं इसको भी इग्नोर किया जाता है। ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस है।
फिर हमारा नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये हमारी द्विपक्षीय लेखांकन अवधारणा है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट हो गई या फिर अपना पीएनएल अकाउंट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ये सब हमारे इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जिसका बेसिक रूल होता है कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होगा, ऐसे असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज होते हैं, मतलब लाइबिलिटीज और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स जो भी होते हैं, तो ये हमेशा क्या होते हैं, दोनों चीजें बराबर होती हैं। मतलब कहने का ये है कि जो गिविंग साइड होगी और जो रिसीविंग साइड होगी, वो दोनों क्या होंगी, हमेशा हमारे इक्वल होगी। अगर मैंने मान लो कहीं से किसी को कैश दिया है किसी सामान को परचेज करने के लिए, तो उसके बदले में क्या हुआ, मेरे पास से तो कैश गया है लेकिन मेरे पास सामान भी आया है। मतलब किसी के दो, हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे दो साइड को इफेक्ट करती है, एक गिविंग साइड होती है और एक रिसीव साइड होती है, इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं हम आय और व्यय का मिलान, कि जितनी भी हमारी रिवेन्यू है वो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेंसेस से मैच करनी चाहिए। अगर मैंने कहीं 10,000 रुपए कमाए हैं, तो उस 10,000 रुपए का कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर भी मेरा हुआ होगा, तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं शो करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, रिवेन्यू और इक्वल्स टू एक्सपेंसेस इन अकाउंट, ये दोनों मुझे इसमें दिखाने पड़ते हैं। फिर है मेरे वैल्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। इसको राजस्व मान्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन मेरे एक ईयर में हो गई, मान लो मैंने आज 10,000 रुपए की सेल्स की और मुझे उसका पैसा नहीं मिला, लेकिन मैं उसको इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि वो सेल्स मैंने अभी की है, बेशक उसका पैसा मुझे बाद में मिले। ऐसे ही इसमें खर्चे का भी होता है कि अगर जो खर्चे मैंने आज कर दिए, वो चाहे आज के वो रिलेवेंट चाहे अगर अगले साल से होंगे, तो उसको मैं अगले साल ही रिकॉर्ड करूंगी, ना कि इस साल से रिकॉर्ड करूंगी। नेक्स्ट है मेरा कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। इससे तो हम खैर सभी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज्यादा हमारी मम्मियाँ इस प्रिंसिपल को काफी फॉलो करती हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने फ्यूचर लॉस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ पैसे बचा कर रखती रहती हैं, और वो सिखाते भी हैं कि अपने आने वाले दिनों को ध्यान में रख के हमें पैसे इकट्ठे करने चाहिए। तो ये रूढ़िवादिता सिद्धांत कहता है कि अपने प्रॉफिट्स को, होने वाले प्रॉफिट्स को ध्यान में ना रखें, लेकिन जो भी हमारे लॉस होने वाले हैं पॉसिबल, उनको जरूर ध्यान में रखें। उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोविजन वगैरह जरूर बनाने चाहिए, ताकि हमारे जो बिजनेस है वो आने वाले जो भी लॉसेज है या आने वाली कुछ अनसर्टेनिटी है, उससे लड़ने के लिए तैयार रहे। तो इसमें क्या होता है, सीधा सा रूल ये है कि इसमें प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखते, प्रॉफिट और इनकम को, लेकिन एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को अच्छे तरीके से ध्यान में रखा जाता है। फिर है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग ये है कि हमारी जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएंगी, वो एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। या तो वो 1 मंथ भी हो सकता है, 3 मंथ भी हो सकता है, 4 मंथ भी हो सकता है, जो भी डिसाइडेबल, एक फिक्स जो भी हमने टाइम पीरियड डिसाइड किया होगा, उसके अंदर ही हमें सारी ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड करके उससे रिजल्ट निकालना होता है, ताकि हम क्या कर सकें कि इसको इनिशियल रिपोर्टिंग हो सके, इससे हमारी कंप्लाइंस चेक हो सके, क्योंकि लीगल जितने भी हमारे काम होते हैं वो सारे चेक कर सकें, और हम पोटेंशियल प्रॉफिट को भी और फ्यूचर प्लानिंग को भी इसके अकॉर्डिंग कर सके। तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारा चैनल कर दीजिए आप लोग, और ऐसे ही हम आगे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, क्योंकि ये सीरीज मैंने ऐसे ही टॉपिक्स के लिए चलाई हुई है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।